अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अकेला क्यों हूं, तो इशाल हमें जल्द ही ज्वाइन करेंगी। आज तबीयत की नासाजी की वजह से वो हमारे साथ शो में मौजूद नहीं है। और जिस तरह से आपके इल्म में है कि लाहौर की फ़ज़ा दिन ब दिन आलूदा से आलूदा तर होती जा रही है और किसी और चीज़ में हम नंबर 1 हो या ना हो, लेकिन आलूदगी में हमारा नंबर 1 ही चल रहा है, सर फहरिस्त है पूरी दुनिया में। और ये सूरत हाल अब तशवीशनाक हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि होश के नाखुन लेंगे वो तमाम इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है इस बात को यकीनी बनाना कि चाहे पोल्यूशन बढ़ाने के जो भी ज़राए हैं उसके ऊपर काबू पाया जा सके, ताकि लोगों के लिए सांस लेना जो उसमें दुश्वारी आ रही है, जो अमराज में इजाफा हो रहा है, उस पर काबू पाया जा सके। बात कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। सबसे पहले तो आगाज़ में जिक्र होगा सियासी हलकों में होने वाली पेशरफ्त का और गर्मा गर्मी का। 27वीं तरमीम का शोर इस वक्त मचा हुआ है, लेकिन एक तरफ से इल्ज़ाम लग रहा है, एक तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ अगर हुकूमत की बात करें तो वो मुसलसल तरदीद कर रही है। और अब अताउल्लाह तारड़ साहब ने, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तरदीद कर दी है कि जी हम कोई 27वीं तरमीम नहीं लेकर आ रहे। लेकिन उधर अगर बात की जाए राना सनाउल्लाह साहब की, तो वो इशारा दे चुके हैं और ख़दशात ये हैं कि शायद जुमेरात या जुम्मे को ये तरमीम होने जा रही है। इस पर तफसीलन बात करेंगे और फिर बात करेंगे तहरीक इंसाफ की सियासत की, जहाँ पे एक तरफ तो हाँ और दूसरी तरफ ना का सिलसिला जारी है। ये तहरीक इंसाफ आखिर अपनी सियासत को किस करवट बिठाना चाहती है, ये एक मुअम्मा बन के रह चुका है। और मुख्तलिफ धड़ों की बातें भी हो रही हैं। कभी वो चीफ जस्टिस की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनने को कहते हैं, फिर इनकार कर देते हैं। अब बारी है आइनी बेंच की, तो क्या इसमें वो शामिल होंगे? और जो मुख्तलिफ धड़ों की बात हो रही है उसमें कितनी सदाकत है, और क्या जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी नहीं सुनी जा रही, इसमें कितनी सदाकत है, इस पर भी बात होगी। और फिर बात होगी क्रिकेट में होने वाली सियासत की। मुल्क की सियासत तो गर्म है ही, लेकिन क्रिकेट में होने वाली सियासत पर भी काफ़ी ले दे हो रही है। और एक बड़ा इस्तीफ़ा सामने आया है हेड कोच का। गैरी क्रिस्टन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मामलात क्या है, हक़ाइक़ क्या है, वजूहात क्या बनी, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और फिर बात होगी आज फॉलेज का। नाज़रीन, आगाही से आलमी दिन है और इस दिन को मनाए जाने का मकसद यह है कि इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद की शरह 4.5 लाख से ज़ायद तो हो चुकी है। किस तरह से इस मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है, किस तरह से इसका इलाज मुमकिन है और इसके होने की वजूहात क्या क्या होती हैं, इस पर तफसीलन बात करेंगे माहिरीन के साथ। और फिर आखिर में आपको एक ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलाएंगे जो कि हमारी बच्चियों के लिए मशअल राह हैं। बाइक चलाएं और बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएं, इस स्लोगन को उन्होंने सच कर दिखाया है। किस तरह से इंस्पायर कर रही हैं बच्चियों को और अपने रोज़गार का उन्होंने ज़रिया बनाया है बाइक चलाने को, इस पर सब पर बात होगी। आगाज़ में बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत में होने वाली गहमा गहमी पर, और वो मामला यही है जिस पर बार बार बात हो रही है कि 26वीं तरमीम का शोर अभी थमा नहीं था कि 27वीं तरमीम की बातें होने लगी हैं। और अब चूँकि मीडिया डिबेट्स भी हो रही हैं और बड़ा एतराज़ भी हो रहा है। मौलाना फजल रहमान जो कि की फैक्टर थे पिछली तरमीम के होने में, और उनको बड़ा एतराज़ था जिस वक्त पहले तो मुसवदा आ नहीं रहा था, फिर जब मुसवदा आ गया तो मौलाना साहब ने साफ कह के इनकार कर दिया कि जी ये काला नाग है और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह की किसी भी तरमीम को ये अक्सर उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। फिर उस मुसवदे के अंदर तब्दीलियाँ लेकर आई गई, जिसके बाद उसको अमली जामा पहनाया गया और फिर नंबर भी पूरे हो गए, 2/3 अक्सरियत भी साबित कर दी थी। लेकिन इस बार मौलाना के बगैर किस तरह से मुमकिन हो पाएगा, इस पर बात कर लेते हैं। सफदर हमायूं साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अमेरिका से आपको वेलकम कहेंगे सफदर भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। तो आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी हमने फ़ायदा उठाया, आपको स्टूडियो में बुला लिया। कैसा गुजर रहा है ट्रिप पाकिस्तान का? पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच जुनैद भाई। मैं आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, गुड मॉर्निंग कहता हूँ। दूसरा, पाकिस्तान आने का मकसद तो एक तो अपने ज़ाती मामलात होते हैं, लेकिन इस वक्त जो 26 अमेंडमेंट हुई है उस सिलसिले में काफ़ी जो है ना, मैं तो एक खुशी का इजहार करता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरीना जो ख्वाहिश थी वो ये है कि आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में देखें। हिस्ट्री ये है कि जब हमारे कायदे अवाम को फांसी दी गई तो मोहतरमा ने उस वक्त भी कहा था कि हमारे कायदे अवाम को जो सही ट्रायल जो है ना सुनने का मौका नहीं दिया गया। तो उस वक्त से लेकर 2006 तक, जब तक हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन नहीं किए थे, मोहतरमा की यही कोशिश थी कि हम किसी तरीके से जुडिशरी में ऐसा बैलेंस लेकर आएँ कि जिससे कोई भी जज, कोई भी ऐसा चीफ जस्टिस या कोई ऐसा जज जो PCO का जज भी हो या कोई ऐसा हो, आइन को ओवरराइड ना करे।
जो जुडिशरी है उसको बनाया इसीलिए गया है कि सिर्फ आइन की डेफिनेशन और उसके तहत जो भी मामलात हो उसको फैसला किया जाए, ना कि उसको ओवरराइड किया जाए। वो तो बहुत अच्छी बात है। ये कानून के अंदर तरमीम लानी भी चाहिए और पार्लियामेंटेरियंस को इख्तियार भी होना चाहिए, बिल्कुल उनका इस्तेहकाक भी है। लेकिन अब ये तनकीद हो रही है कि जी 26वीं तरमीम के अंदर ऐसा क्या रह गया जो फ़ौरन ही, अभी तो स्याह नहीं सूखी उसकी, तो 27वीं की ज़रूरत पड़ गई है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी वो, अब मैं वो अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उनका मकसद ये है कि जी करके दिखाओ, तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। तो ये ऐसा क्या उसमें कंट्रोवर्शियल है जो पहले भी इसको काला ना कह चुके हैं, आपके इल्म में होगा, तो अभी ज़रूरत क्या पड़ गई इतनी? देखिए, बात यह है कि मौलाना साहब हमारे बहुत, हम सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनकी नहायत ही दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। और जैसे मौलाना साहब ने पहले भी बहुत अहम रोल अदा किया कि सारी आइनी कमेटी में बैठे, उन मसवदा तैयार किया और उस मसवदे में जो जो चीज़ें थे, जो उस, जैसे पहले हम आइनी अदालतों पर, आइनी कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, इसको हमने आइनी बेंच बनाएंगे। ठीक है, हमने उस पर भी इत्तफाक किया। लेकिन इस वक्त क्योंकि 26 अमेंडमेंट हो चुकी है, उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जो जुडिशरी पर इतना ज़्यादा बोझ था, अभी जो कल जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा कि 76,000 जो केसेस हैं अभी पेंडिंग हैं। अच्छा, 27वीं में क्या करना चाह रहे हैं? बुनियादी तौर पे क्या प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के अंदर कोई जजेस की तादाद में इजाफा होने जा रहा है? कोई और जो चीज़ें, ज़रा नुकात पे अगर आप रोशनी डाल सकें, आपके इल्म में है? जी, इसमें यह है कि 26 अमेंडमेंट में जो चीज़ें रह गई हैं, अभी जो उन्होंने जो रिकैप किया था दोबारा, उन्हीं दो जजों को जो सीनियर थे, चलें ये तो उनका अच्छी बात है कि उनको दोबारा उसी पैनल में जारी। तो तासुर ये मिल रहा है कि आप लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि जैसे ही याया अफरीदी साहब ओथ टेकिंग सेरेमनी में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे तो सीनियर जजेस खुद ही इस्तीफा दे देंगे, तो उन्होंने तो मैदान नहीं छोड़ा। अब आपके लिए लगता है कि वो एक नई परेशानी आने जा रही है, तो उसका हल आप चाह रहे हैं कि निकाला जाए? नहीं, एक्चुअली नहीं। हमारा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मेन स्लोगन यही है कि हम अपनी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को सस्ता इंसाफ दें। वो सस्ता इंसाफ जिसके लिए हमारे कायदे अवाम ने ज़िंदगी फांसी ली, उस अवाम, उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारी मोहतरमा ने भी अपनी जान का नजराना पेश किया। हमारे आप देखें 26 अमेंडमेंट में कौन सा लीडर था जो बहुत ज़्यादा एक्टिव था? आपको हमेशा आपको देखेंगे बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना के बाद जो दूसरा क्रेडिट जाता है वो उनको जाता है। लेकिन इस बार अब हम ये देख रहे हैं, अता तारड़ साहब हों या आजम नसीर तारड़ साहब हों, वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई तरमीम नहीं आने जा रही। पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो की मियां नवाज शरीफ साहब से, दीगर सियासी रहनुमाओं से, तो वो सर जोड़ के बैठे हैं, आज भी बैठना है उन्होंने। तो क्या होने जा रही है, नहीं होने जा रही, पहले ये तो कंफर्म हो जाए। ऐसे ही था पहले जब 26 अमेंडमेंट आ रही थी, तो ऐसा ही माहौल था। कोई कह रहा था नहीं हो रही, कभी कोई कह रहा था हो रही है। लेकिन कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन यही है कि पहले जो रिकन्सिलेशन का जो दौर है, उसको दोबारा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शुरू किया कि तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया जाए। जैसे PTI वाले पहले हर जितनी भी आइनी कमेटियाँ थी, PTI को इस बार लेंगे ऑन बोर्ड? इस बार लेंगे ऑन बोर्ड? ऑफ कोर्स। अभी मौलाना आपसे नाराज लग रहे हैं, जो करता धरता थे पिछली तरमीम में, वो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई तरमीम लेकर आई जाए। नहीं, उसमें यह है कि मौलाना साहब ने पहले जब शुरू की थी हमने बातचीत 26 अमेंडमेंट में, तो उस वक्त भी मौलाना साहब के कुछ खदशात थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनके साथ 3-4 मीट, बल्कि 5 डे एंड नाइट वर्क करके हमारी आइनी कमेटी है, हमारी जो कानूनी कमेटी है, उन्होंने बैठ के अलामा साहब को, मौलाना साहब को बिल्कुल सही तरीके से ब्रीफ किया। फिर जमीयत उलमा इस्लाम की जो कमेटी थी, उन्होंने बैठ के फिर हम उस मुसद्दे पर एग्री हो गए जिस पर वो मौलाना साहब एग्री थे। तो अब जो 27 आएगी, इसमें अब मैं समझता हूँ कि अगर 27 के बाद भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो अवाम के हक़ में बेहतर होंगी, जो जुडिशरी से थोड़ा सा बोझ कम होगा, चलता रहेगा, तरामीम का जो मेला है वो लगा रहेगा। लेकिन अगर मौलाना नहीं मानते, और PTI तो वैसे ही वो तो तहरीक शुरू कर रहे हैं आपके खिलाफ, उनका तो मानना बड़ा मुश्किल है, तो फिर क्या हॉर्स ट्रेडिंग होगी? फिर वफादारियाँ खरीदी जाएंगी और वही होगा जो पहले होता है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। लेकिन ये देखें
कि हमारी जो पार्टी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन 27 का होगा, हमारा मेन स्लोगन यही होगा कि आवाम की जो खिदमत के लिए जो इंसाफ, सस्ता इंसाफ है आवाम तक पहुँचे, उसके लिए हमें 26 भी करनी पड़ेगी, 28 तक भी जाना पड़ेगा, वो करते रहेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो इस वक्त जो सीरियस सियासतदान हैं वो इस चीज़ को सोच रहे हैं, ये नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट ने आवाम को जवाब देना है। जो हमारे सीनियर जजेस हैं उन्होंने वो सही कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करके, उसकी जो डेफिनेशन करके जो सही फैसले करने हैं। लेकिन हम उन जजों के लिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे कि जो कहते हैं गुड टू सी यू करने के बाद उसको कहते हैं कि आज की जो बेलें हैं वो भी मैं लेता हूँ, नेक्स्ट वीक जो आप कोई जुराइम करेंगे तो उसकी भी मैं आपको बेल आउट करता हूँ। सफदर भाई, ये बताइए, मुसवदा इस 27वीं तरमीम का इस बार खुद तैयार करेंगे या इस बार भी कहीं से आएगा आपके पास और फिर आप वो मीडिया के सामने रखेंगे? रिकंसिलेशन हम पूरी सारी जमातों को ऑन बोर्ड लेकर उनके साथ मिलके, तो आखिरी वक्त तक हमने देखा कि मुसवदे का पता ही नहीं था किसी को। नहीं, ये तो चीज़ें आपको पता है, कोई ऑन द रिकॉर्ड जो सामने मीडिया के सामने उस वक्त लेकर आती हैं जब 100% सारी पार्टियां एग्री हों। तो इस वक्त भी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और उस वक्त पूरी पार्टियों को रिकंसिलेशन के तहत सारे ऑन बोर्ड ले रहे हैं और अलामा साहब के साथ, मौलाना साहब के साथ भी मिल रहे हैं। बल्कि पीटीआई के जितने भी बात है कि वो उनके जो थे वो हिज़्ब इख्तिलाफ, उनको मनाने के लिए गए हैं, मना के लेकर आए हैं दोबारा कि आप बैठें। फिर उन्होंने कहा हमने जो जुडिशल पैनल बनेगा उसमें पीटीआई हिस्सेदार होगा। बहुत शुक्रिया सफदर माही साहब हसन मौजूद थे। उम्मीद करते हैं आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की फलाह के लिए, अदलिया की मजबूती के लिए ये तरमीम हो। और ये जो बार बार तरमीम का सिलसिला है वैसे कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लेकिन मौलाना को इस बार मनाना यकीनी तौर पर एक बड़ा टास्क होगा। पिछली बार तो तहरीक इंसाफ को मनाते मनाते काफ़ी टाइम लग गया था, इस बार कितना वक्त लगता है देखते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात होगी तहरीक इंसाफ की सियासत पर जो कि मुख्तलिफ करवटें बदल रही है। क्या फैसला करती है तहरीक इंसाफ इस तमाम सियासी मंजरनामे को लेकर, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। और तहरीक इंसाफ की सियासत क्या करवट लेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इल्ज़ाम लग रहे हैं नाक़दीन की तरफ से कि जी किसकी चल रही है, कौन कमान संभालना चाह रहा है, क्या अलीमा खान साहिबा या दीगर जो बहनें हैं खान साहब की वो ये इरादा रखती हैं, या फिर बुशरा बीबी साहिबा जो कि जेल से बाहर भी आ चुकी हैं, क्या वो कोई धड़ा बना रही हैं। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस की सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बनी थी, उसका हिस्सा पहले बनने का फैसला किया गया, फिर बायकॉट कर दिया। अब आईनी बेंच के हवाले से क्या फैसला करती है तहरीक इंसाफ, ये सारे सवालात हैं जो कि हमारे देखने वाले जानना चाहते हैं, इसका जवाब क्या है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। फिरदौस साहब, आपके पास क्या खबरें हैं, क्या तहरीक इंसाफ आईनी बेंच के लिए जो कमेटी बन रही है उसका हिस्सा बनेगी? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि कभी आप कमेटी का हिस्सा बनते रहे, फिर उससे बायकॉट करते रहे, इस बार क्या फैसला होने जा रहा है? जी देखिए, मेरे ख्याल से अभी हमारी सामने कोई मसवदा नहीं आया है, और जब वो आएगा तो गौर कर लेंगे। लेकिन ये तारीख में पहली दफ़ा होगा कि बेंच जो है वो पार्लिमानी कमेटी बनाए। बेंच बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। हमने जिस तरह चीफ जस्टिस के सिलेक्शन से जो है बॉयकॉट किया था, मेरा ज़ाती व्यू इसके ऊपर यही है कि हमें ऐसी असेंबली जो कि बुनियादी तौर पे इनकम्प्लीट है, जो फॉर्म 47 की बनी है, ऐसी सेनेट जिसमें केपीके की नुमाइंदगी नहीं है, जिसमें रिजर्व सीट्स का जो फैसला आया हुआ है उसको इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट करने को नहीं तैयार। ठीक है, ऐसी असेंबली की ऐसी कमेटी में जिसमें आइन का रद्द बदल करने का इख्तियार ही नहीं, और ये ना अहल लोग हैं जिनके जो अपने चर्चे सीना ठोक के कहते हैं कि हमसे ज़्यादा तजर्बेकार नहीं, हमसे ज़्यादा अहल नहीं, हर दूसरे दिन पे आईनी तरमीम ला रहे हैं। लेकिन अगर आपको समझते हैं कि नाअहल लोग हैं फिरदौस साहब, तो फिर तो आपको हर प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए, ताकि आप, क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात हैं। अच्छा चलिए ये बता दीजिए, आपके ख्याल में आईनी बेंच का सरबराह किसे होना चाहिए? क्या जो टॉप मोस्ट सीनियर जजेस थे उनमें से, या फिर अब
जो सीनियरिटी में चौथे नंबर पे हैं उनसे शुरू होना चाहिए मामला? अभी देखिए, उसको तो नहीं होना चाहिए जिसको वो कहते हैं कि अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, वो कहते हैं हाउ आर यू और गुड टू सी यू। हाँ हाँ तो फिर ऐसे भी नहीं होने चाहिए जो हुक्मनामे पे पहले मेजॉरिटी बेंच का जजमेंट आने से पहले अपने जजमेंट लिख दें। ठीक है ना? ठीक है। जो काजी फाइजीदा कल जिस किस्म का जाते जाते उन्होंने फैसला लिख के गए हैं, उसकी भी कोई नज़ीर नहीं है पाकिस्तान की दुनिया की तारीख के अंदर, जिसने उन्होंने अपनी ही कोर्ट के 8 जजेस को कंडेम करके चलेगा कि इनको जस्टिस देना नहीं आता, इंसाफ देना नहीं आता जी। इनकी लीगल नॉलेज फ्लॉड है। हाउ सरप्राइजिंग, हाउ सैड। और ऐसे लोगों के पीछे जो लोग खड़े हैं, दे आर इवन वर्स ऑफ। चलें, वो तो फिर वो ज़्यादा- बहस कहीं और निकल जाती है नकवी साहब, क्योंकि हमने देखा कि जो आपके हक में आने वाले फैसले थे उनके जजेस पर वो तनकीद करते रहे। अच्छा गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का एक मिनट जी जी बरादर मोहतरम, ये सारी काविशें पाकिस्तान की जो थर्ड पिलर है स्टेट का, उसको गिराने के लिए है और उसको पॉलिटिसाइज कर दिया इन्होंने। आप रेजिस्ट क्यों नहीं These are करते? आप बाइकआउट क्यों कर देते हैं इस प्रोसेस का? अगर ये उस पिलर को गिराने की कोशिश भी है तो आपको तो स्टैंड लेना चाहिए। आप सबसे ज्यादा एक तरफ resist जाके हम अगर कर रहे हैं। नाराज होके बैठ जाएंगे तो फिर तो तारीख में ये चीज भी लिखी जाएगी कि इस प्रोसेस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, रुकावट डालने की कोशिश भी नहीं की, उन मीटिंग्स के अंदर भी आप नहीं बैठे। खैर, गौहर साहब कहते हैं कि जी तरीकाकार ठीक नहीं था 26वीं आईनी तरमीम का, तो 27वीं, अब तो 27वीं की बात हो रही है। तरीका क्या होना चाहिए? आपकी राय क्या है इसमें? आप एक assertion मुझे जवाब देने देंगे तो मैं जवाब दूंगा इसका। ये बहुत बढ़िया। मेरा हम सवाल भी ऐड कर तारीख रकम लीजिएगा। कर रहे हैं, हम तारीख रकम कर रहे हैं कि हम ऐसी किसी फैसले का हिस्सा नहीं होना चाहते जो पाकिस्तान की अदलिया को तबाह कर रहा है। ठीक है, हिस्सा ही नहीं होना चाहते। ठीक है, तरीकेकार आगे क्या होना चलिए चाहिए? आपका- तरीकेकार क्या होना चाहिए फिर? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराने का तरीका ठीक नहीं था। पहली चीज ये है कि जब ये फैसला हो गया कि अदालती कोर्ट नहीं होगा और अब अदालती बेंच का नाम देके अदालती कोर्ट क्रिएट किया जा रहा है, ये जो है जिन लोगों ने खासतौर पर मौलाना फजल रहमान की कमर में छुरा घोंपने के मुताबिक है। दिस इज नॉट फेयर। जब आप पार्टी से नेगोशिएट करके कोई चीज को एग्री करते हैं, जी देन प्रिंसिपली यू शुड लिव बाय योर डिसीजंस। कि आपने एक फैसला कर लिया कि जी हमने अब जो है वो आईनी कोर्ट नहीं बनाना, आईनी बेंच। आप लिख देते आईन की बेंच के अंदर कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब है आईनी बेंच का सरबराह होंगे, वो भी तरमीम में लिख देते, पहले सरबराह वो होंगे, ठीक है। खत्म हो गई थी बात। आपने तो धौंस से हाथ मरोड़ के पैसे दे के अगवा करके बच्चियों को अगवा करके बीवी को अगवा करके हर तरीके से करके कर दिया। और अच्छा। आप ही के प्रोग्राम अभी पहले आए थे, आपने पूछा आइंदा तो ये नहीं होगा, उन्होंने कहा नहीं आइंदा नहीं होगा। तो इतराफ कर लिया कि पहले ये हुआ था। ठीक है। अच्छा इतराफ नकवी साहब अब एक छोटी सी गुजारिश ये है कि कन्फ्यूजन सी नज़र आ रही है। एक तहरीक चलाने की बात हो तो रही है, लेकिन तहरीक चलाएगा कौन? किसका फैसला माना जाएगा कमेटी का हिस्सा बनना है नहीं बनना? क्योंकि अलीमा खान साहिबा हों या दीगर बहनें हो खान साहब की, कहा जा रहा है कि उनका कोई धड़ा बन चुका है। इसी तरह से बुशरा बीबी साहिबा भी सियासत में इन्होंने की उनकी बातें सुनने में आ रही हैं। CM KP जो हैं वो, उन पर लोगों को बड़ा एतराज़ है कि हर बार वो कॉल दे के खुद गायब हो जाते हैं। तो किसका इस वक्त फैसला चलेगा? फैसला साजी की कुव्वत किसके पास है? कौन फैसले कर रहा है तहरीक इंसाफ के? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये सारे असर्शंस प्लांटेड हैं। प्लांटेड किसके हैं? स्टेट मीडिया के हैं। मैं स्टेट मीडिया के कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मीडिया के नहीं कह रहा। इससे कि इस वक्त जिन्होंने डिक्टेटरशिप और हाइब्रिड रिजीम कायम की हुई, वो अपने आप को स्टेट कहते हैं। हम उन्हें एस्टेब्लिशमेंट, हम उनको जर्नलों के नामों से भी जो कोर कमांडर में बैठे हुए उनके नाम से कहते हैं। ये उनका बयानिया है। PTI का बयानिया बड़ा सीधा है। PTI की अव्वलीन तरजीहात के अंदर और लिखा हुआ है कि हम मौरूसी सियासत के खिलाफ है। ठीक है। ये हमारे कायद ने जब वो ये ओहदा
आईनी तौर पर नहीं रख सक रहे थे क्योंकि उनको कन्विक्ट कर दिया गया था। वो कन्विक्टेड नहीं है, टेक्निकली ही इज आवर चेयरमैन, ठीक है। बट फॉर सर्टेन पर्पसेस हमने अभी नाम नहीं चेंज किया, इससे कि वो फिर एक और कंट्रोवर्सी चेंज होती है कि वो फिर कन्विक्ट कर देंगे उन्हें, फिर हम वापस जाएंगे, फिर कन्विक्ट कर देंगे। तो इसलिए हमने कहा हम पहले पूरे केसेस का फैसला कर लें। दुरुस्त। एक तो इमरान खान इज द एक्चुअल चेयरमैन ऑफ द पार्टी, बी वेरी क्लियर अबाउट। जब तक इमरान खान जिंदा है, हमारा अब ये फैसला है कि वो चेयरमैन रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। बिल्कुल ठीक है। इस पार्टी के अंदर तमाम फैसले इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान एक हमारी पॉलिटिकल कमेटी करती है जिसका मैं भी रुकन हूं, ठीक है, दुरुस्त। और वो ही फैसला करती है, और वो जिन फैसलों के ऊपर समझती है कि इस पे बिल्कुल ठीक है, फाउंडिंग फैसला साजी का इख्तियार राइल- खान साहब के पास है। हमारे पास वक्त की कमी है। फिरदौस का बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए उनकी तर्जुमानी करते हुए जो भी फैसला तहरीक इंसाफ करेगी उसे तस्लीम किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात करते हैं। अजीम वेलकम बैक। बात हो जाए ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़े की, जो कि अब बढ़ता जा रहा है। इसराइल के हमले के बाद ईरान ने भी अब इसराइल पर हमले का इशारा दे दिया है। ईरान ने इसराइल को हालिया हमले का जवाब देने के लिए कहा है कि वो तमाम तर जो वसाइल हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी बयान आया, उनके तर्जुमान इस्माइल बुकाई का ये कहना है कि हमारे रद्द-ए-अमल की नौयत इसराइली हमले की नौयत पर मुनहसर है। तो इसराइल ने गुज़श्ता दिनों ईरानी फ़ौजी मकामात पर आपके इल्म में है कि हमला किया था और उससे नुकसान भी हुआ था ईरान का, जिसमें 4 फ़ौजी जाँ बहक भी हुए। और नायब ईरानी सदर का ये कहना है कि इसराइल को हमले का जवाब मुनासिब वक्त और हालात में दिया जाएगा। इसी मामले पर बात करते हैं। सैयद मोहम्मद अली माहिर आलमी उमूर हैं। अली भाई, आपके ख्याल में अब ये शिकवा जवाब शिकवा वाला सिलसिला शुरू होता जाएगा और ये जंग आने वाले दिनों में आपकी नज़र में क्या रुख इख्तियार करती देख रहे हैं? शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये यकीनी तौर पे एक मशरिक़ वुस्ता का जो खित्ता है दोबारा से एक तबाही के दहाने पे खड़ा है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा कि जो इस वक्त एक क्राइसिस डिप्लोमेसी भी चल रही है। आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने कई मुल्कों का दौरा किया, तुर्की भी गए, वो मिस्र भी गए, कतर भी गए, और कल भी बहुत आला सतही अमरीका और इसराइल के इंटेलिजेंस के जो सरबराह हैं उनकी मुलाकातें कतर में हुई हैं। और एक प्रपोजल सामने आया है जिसके तहत मिस्र ने ये तजवीज़ दी है कि जो हमास है उसके साथ कुछ कैदियों का तबादला किया जाए, फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइल छोड़े और हमास जो है इसराइली कैदियों को छोड़े। लेकिन उसका जो इब्तदाई जवाब है वो इसराइल की तरफ से हौसला अफजा बदकिस्मती से नहीं आया है। और दूसरी जानिब जिस तरह आपने कहा कि ईरान पे भी जो उन्होंने हमला किया है उसके बाद यूँ लगता है कि उनकी जो सियासी और फौजी क़यादत है उसने फैसला किया है कि उनको किसी न किसी हद तक एक मुतनासिब जवाब इसराइल को देना पड़ेगा। तो कोई जोहरी जंग का खदशा तो मौजूद नहीं है अभी मुस्तकबिल करीब में? क्या देख रहे हैं, कौन इसमें किरदार अदा करेगा? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही कोशिश करके देख चुका, OIC की तरफ से कोई ऐसी मौसर इकदाम किए ही नहीं गए, तो फिर कौन किरदार अदा करेगा इस तनाव को ठंडा करने में? मैं समझता हूँ कि चूंकि इस वक्त इसराइल जो है वो खुद अमेरिका और दीगर जो बड़ी ताकतें हैं उनकी तजावीज़ भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हकीकत है कि इसके इम्कानात कम हैं कि जंग फौरी हो। लेकिन ये है कि कशीदगी चलेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह अमेरिका के दबाव पे इसराइल ने एटमी और तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए इसके चांसेस हैं कि ईरान भी जो जवाब दे वो एक मुतनासिब जवाब दे। और जो इस दफ़ा लाइकली ये है कि वो सिर्फ फौजी ठिकानों को अपने जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं उनके जरिए शायद टारगेट करेगा, बहुत बड़े पैमाने पे। ये फिर अपने हथियारों को क्या टेस्ट किया जा रहा है अली भाई? हम देख रहे हैं कि इसराइल भी हमला करने से पहले बता रहा है, अमेरिका की तरफ से तंबीह की गई कि आपने उनकी जोहरी तनसीबात पे, तेल की तनसीबात पे हमला नहीं करना, उस पर हमला नहीं किया गया। ईरान भी हमला करने से पहले बता देता है कि जी हम इतनी तादाद में यहाँ टारगेट करने जा रहे हैं। तो फिर मकसद क्या है इन हमलों का, अगर ये बता के ही करना है या एक दूसरे को सिर्फ डराने के लिए किया जा रहा है? फिर ये बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, इसकी दो वजूहात होती हैं। एक वजह ये होती है कि आप ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कर रहे होते हैं अपने हलीफ को
कि हम आपको नुकसान पहुंचाने की सलाहियत भी रखते हैं, इरादा भी रखते हैं और आप उसको नहीं रोक सकते। और दूसरी तरफ आप ये भी बता रहे होते हैं कि हम इतने बड़े पैमाने पे लीडरशिप को टारगेट नहीं कर रहे, अवाम को टारगेट नहीं कर रहे, तो आप भी जवाब में हमारी अवाम और लीडरशिप को टारगेट ना करें। क्योंकि ईरान में ये एहतमाल पाया जाता है कि इसराइली हमले से पहले, चूंकि आपको याद है कि एक हिजबुल्लाह का ड्रोन जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू की जाती रहायशगाह पे जाके उसने हिट किया था। तो ये तशवीश ईरान में थी कि पासदारान इनकलाब या उनकी जो कौमी क़यादत है उसको भी टारगेट किया जा सकता है। तो ये सिग्नलिंग बड़ी अहम है कि एस्केलेशन तो चल रही है, लेकिन उसका जो दायरा है वो फौजी तनसीबात तक महदूद है। अच्छा, ये अमरीकी इंतखाबात में अब हफ्ता बाकी रह चुका है, आपको लगता है कि अगर जिस तरह से अभी तक इम्कानात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इलेक्शन जीत पाएँ, अगर वो जीत पाते हैं तो कोई मौसर किरदार अदा कर पाएँ? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि उनके दौर में कोई नई जंग का आगाज़ नहीं हुआ था, तो वो अभी ये दावा कर रहे हैं कि इस जंग को रोकने में वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आप एग्री करेंगे? मैं समझता हूँ मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो तनकीद का निशाना बनाया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, जनाब आप बहुत वीक है, बल्कि उन्होंने तजवीज़ दी थी इसराइल की क़यादत को कि उनको ईरान की एटमी तनसीबात पे हमला करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन कैंप की सोच है, अगर वो दोबारा सदर मुंतखब होते हैं तो वो यूक्रेन जंग बंद कराने पे जोर देंगे, जिसकी वजह से यूरोप में तशवीश पाई जाती है कि रूस के खिलाफ अमेरिका की जो सिक्योरिटी कमिटमेंट है वो कम हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब आप ये बात भी जहन में रखें कि अमेरिकी तारीख में डोनाल्ड ट्रंप पहले सदर हैं जिन्होंने अमेरिकी सिफारत खाना तल अवीव से बैतुल मुकद्दस मुंतकिल किया था, और मशरिक वुस्ता में वो जो ज्यादातर सिफारतकारी करते थे अपने दामाद उनकी यहूदी हैं, कुर्बतें यहूदियों के साथ ढकी छुपी नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली माहिर आलमी अमूर मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कौमी हीरो एक हमारे साथ होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात कर लेते हैं एक ऐसी शख्सियत की जो कि उठते बैठते सोते जागते रिकॉर्ड्स ही बना रहे हैं, और लगता है कि इस बार इरफान महसूस साहब ने टारगेट कर लिया है भारत को। उन्हीं से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आपको वेलकम कहेंगे इरफान भाई। पाकिस्तान मॉर्निंग में इस बार एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया भारत का, क्या चाह रहे हैं आप? दिन रात रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी ये बात कि उठते बैठते नहीं, इसके लिए काफी मेहनत दरकार होती है, काफी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड। बिल्कुल मेहनत तो होती है, लेकिन जिस तेजी के साथ और रवानी के साथ आप रिकॉर्ड्स बना रहे हैं तो लगता है कि आपके लिए तो रिकॉर्ड बनाना एक बहुत ही आसान काम हो गया। आसान नहीं कह सकते, लेकिन ये कि मैं काफी टाइम दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, काफी माशाल्लाह जबरदस्त टोटली फोकस मैंने रखा हुआ है रिकॉर्ड को। और मैंने एक टारगेट वो किया कि अब कुछ रिकॉर्ड है वो अप्रूव कर दो, अगर हो गए हैं तो 150 तक मेरा कोशिश है कि वो मैं फिगर कंप्लीट करूं। जबरदस्त। अच्छा, इस बार जो आपने रिकॉर्ड बनाया है इरफान भाई, जरा उससे मुतालिक भी हम अपने नाज़रीन को बता दें कि 80 पाउंड वजन के साथ 2 मिनट तक प्लैंक किए रखने का रिकॉर्ड था भारत के पास, और भारत के जो खिलाड़ी थे उनका नाम था मनीष शर्मा, जिनका रिकॉर्ड आपने तोड़ा है 2 मिनट 28 सेकंड के अंदर। बिल्कुल, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अब अगर देखा जाए तो प्लैंक करना, सिंपल प्लैंक जो होते हैं वो करना काफी मुश्किल बहुत मुश्किल है, बगैर वजन के बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, और 80 पाउंड वजन होता है, फिर वो उसके साथ जब आप कर दें तो वो फिर मैंने किया हुआ है तो मुझे पता चल रहा है कि ये कितना डिफिकल्ट रिकॉर्ड था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2 मिनट तक आपने होल्ड रखना है, बैलेंस रखना है, कंट्रोल रखना है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, ये काफी चीजें इसके लिए दरकार होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप कितने रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं? कितने भारत से अभी तक आप छीन चुके हैं रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? और हम तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको देख के हैरान है, 35 रिकॉर्ड्स तो वो अपने नाम कर चुके जो भारत के पास थे इनसे पहले। बिल्कुल, हमारी जो मार्शल आर्ट अकेडमी है उसमें तकरीबन अब 150 तक रिकॉर्ड पहुंचे हमारी जो क्लब की है। इसमें 120 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे अप्रूव हो चुके हैं। भारत के 20 रिकॉर्ड में तोड़ चुका हूँ। 17 ममालिक हैं वर्ल्ड लेवल पे, अमेरिका, फिलिपाइन और यूके वगैरह, इनके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब तोड़ चुका हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। ये सिलसिला तो जारी है, लेकिन क्या इससे इतनी आमदनी हो जाती है, खर्चे वगैरह पूरे हो जाते हैं? वजारत खेल आपको कितना सपोर्ट करता है, वो कितना इंकरेज करता है इन रिकॉर्ड्स बनाने पर?
ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो सिर्फ अचीवमेंट है, इसमें कोई इनकम जनरेट नहीं होती इससे। ये रिकॉग्निशन होती है वर्ल्ड लेवल पे कि आप कितने फिट है, आप कितने अचीव कर सकते हैं, किन ममालिक के साथ आप कम्पीट कर सकते हैं। बाहर ममालिक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए स्पॉन्सरशिप वगैरह करते रहते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये है कि उस लेवल पे फिर सपोर्ट भी नहीं है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लोगों को काफी चले मेहनत, हमारी काफी तरफ से sponsorship ढूंढते ढेरों हैं, बात और वगैरह बेस्ट विशेस, और हम आपका नाम इसी तरह से पूरी दुनिया को बताते रहेंगे। और हुकूमत को भी सोचना चाहिए, आप जैसे हीरोज़ को इनकरेज करना चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। इरफान मसूद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। हेडलाइंस का वक्त हो जाता है। हेडलाइंस के बाद दूसरे घंटे में बहुत सी अहम चीज़ें हैं, बहुत से अहम इशूज़ हैं जिससे आपकी मुलाकात करवाएंगे बहुत से मेहमानों के साथ भी। हमारे साथ रहेगा। अजीम, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद और सुबह खैर। लाहौर की एक बाहिम्मत खातून है कुलसूम, और उन्होंने गुर्बत और बेरोज़गारी से परेशानी को दिल पर नहीं लगाया, लेकिन बजाय इसके कि वो अपने रोज़गार का ज़रिया बनती, उन्होंने और बच्चियों की भी ट्रेनिंग शुरू की है, उनके लिए भी रोल मॉडल बनी है। किस तरह से वो अपनी 6 बहनों की कफ़ालत करती हैं, किस तरह से और बच्चियों की ट्रेनिंग कर रही हैं, ख़ुद उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कुलसूम गुलजार। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। तो ये वजह से ख्याल आया कि बाइक चलानी है, उससे रोज़गार कमाना है, या फिर शौक़ भी था बाइक चलाने का आपको? नहीं सर, शौक़ तो नहीं था। मुझे ज़रा बताया था कि मेरे वालिदैन नहीं थे, 6 बहनें 4 भाई थे हम। अच्छा। तो गुर्बत की वजह से फिर मुझे जब कहीं मैं मेहनत जिम्मेदारी सर पे पड़ी। जी जी, इसीलिए ना फिर मैं जब कहीं काम करने जाती थी तो वहाँ पे मुझे ना उजरत जो है ना वो बहुत कम मिलती थी। तो मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना मैं बाइक से सीखूँ, तो बाइक ट्राई करूँ, तो उससे मैं अपने बहन भाइयों को सपोर्ट कर सकूँ। कितने साल पहले ये ख्याल आया? ये मुझे 8 साल हो गया है। 4 साल हो गए आपको? जी जी। मुश्किलात तो हुई होंगी, क्योंकि हमारे माशरे में तो जितने पुरानी बात बता रही हैं 8 साल पहले, लोग या नौजवान जो मनचले होते हैं वो आवाज़ें भी कसते हैं, वो छेड़छाड़ भी होती है। तो किस तरह की मुश्किलात आई जब आगाज़ किया आपने? जी बिल्कुल, बाहर की तो बात की बात है। पहले अपने लोग ही जो मेरे थे वही बहुत बातें करते थे कि ये क्या कर रही है, साडा नाम बदनाम कर रही है, इस तरह कर रही है। बहुत सारे मेरे अपने लोग थे जो मुझे बात करते थे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये इस तरह नहीं है। लेकिन नहीं, मैंने हिम्मत ना हारी, नहीं मैंने कहा कहीं पे ऐसे लगा कि नहीं ये जितनी तनकीद हो रही है अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, ऐसा वक्त भी आया दरमियान में? नहीं, बल्कि मेरे दिल में ज़्यादा शौक़ हुआ कि मैं यही काम अच्छा है, और क्यों ना मैं बाकी लड़कियों को भी ये मैं आज चलाऊंगी तो बाकी लड़के भी शायद मेरी तरफ देख के ना। मेरे इलाके में बहुत सारे लोग इस तरह के थे जो अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि आपको देख के शौक पैदा हुआ? और जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तरफ देख के बहुत सारे स्टूडेंट लोग मेरे पास ही बाइक सीखी, फिर अब वो चला भी रही हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हैं, लेके आती हैं। आपने खुद ही सीख ली गिरते हुए या चलाते हुए, या फिर किसी से बाकायदा ट्रेनिंग ली बाइक? नहीं सर, मैं पहले ना साइकिल चलाती थी, उससे काफ़ी थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस था। तो मेरी दोस्त थी एक, तो उसने बस उसकी बाइक थी, फिर मैं उसे लेके चलती थी थोड़ा थोड़ा। एक्सीडेंट हुए, टकरें शकरें लगी पहले? नहीं, कभी आज तक ये नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो बाकी अब बहुत सारे लोग मेरी तरफ देख के आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी इतनी ना वो बाइक नहीं है, कोई जगह नहीं है। कितनी बाइक्स अभी जो आप चला रही हैं या आपके स्टूडेंट? मेरी दोस्त हैं जो चला रही हैं मेरे साथ, वो उनके पास भी अपनी अपनी एक है, मेरी भी एक ही बाइक है मेरे पास। आपने कोई ऐप भी बनाई है कुसुम? जी, मेरे दोस्त एक ऐप है जिसपे मैंने ये डाला हुआ है। मेरे दोस्त जी। अच्छा, तो ऐप किस तरह से ऑपरेट होती है, और उस पर जिस तरह बाकी ऐप्स हैं उसी तरह आपकी राइड को बुक किया जाता है? जी नहीं, मैं एक नंबर, उस पर नंबर भी चलता है ना मेरा, वो कॉल कर लेते कि बाइक के लिए आपकी लोकेशन और जी लोकेशन, कस्टमर है उनकी लोकेशन पता चल जाती है? जी बिल्कुल, वो कॉल करती हैं जब कहती हैं हमने जाना है, तो फिर मुझे वो बता देती, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं उनके पास जाती हूँ, वो बाइक पे बैठ के मेरे साथ सफ़र होता है। और अच्छी मतलब रीजनेबल कमाई हो जाती है, खर्चे पूरे हो जाते हैं? जी शुक्र अल्लाह का कि किसी के आगे हाथ नहीं करना पड़ता, कि मालिक का शुक्र है कि अच्छे खासे मेडिसिन भी है। कैसे करती हैं? बाइक भी चलाती हैं और ऐप के ज़रिए फिर बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रही हैं आपने? जी बिल्कुल, ये है कि ये टाइम है सुबह स्कूल जाने का जो है ना, वो किसी का 7 का है, किसी का 7:30, किसी का 8, अब 8:45 हो गया, थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन फिर भी 5-5, 10-10 मिनट है, मेरे घर से करीब ही है स्कूल। उसके बाद फिर मैं मुझे पहले मैं अपनी डायरी पे लिख लेती हूँ, उन्होंने मुझे रात को ही बताया होता है कि हमने सुबह जाना है फलानी जगह पे, फलानी जगह पे। तो जब मैं वो टाइम फेस कर लेती हूँ, जो 1 घंटा बचता है ना, या 1.5 घंटा बचता है, उसमें मैं बाकी बच्चियों को ना वो ट्रेनिंग देती हूँ। ज़बरदस्त। तो
किस तरह मैनेज कैसे होता है, फैमिली को टाइम देना, ऐप के ज़रिए बाइक चलाना और फिर बच्चों को ट्रेनिंग देना, ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है। जी जी, नहीं बहन भाइयों की तो शादियाँ हो गई हैं अब, तो भाई भी अपनी अपनी। आपकी भी शादी हो गई माशाल्लाह? नहीं, मैंने शादी नहीं करवाई, इसीलिए ज़रा काफ़ी मुझे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, इसी वजह से वो जी बहन भाइयों की वजह से फिर मुझे ना काफ़ी उनके लिए सपोर्ट करने के लिए ना मुझे फिर थोड़ा सा। आप तो सपोर्ट कर रही हैं अपनी बहनों को भी और बच्चियों को भी सिखा रही हैं, आपको कोई सपोर्ट मिली अभी तक हुकूमती सतह पे? क्योंकि सीएम साहबा जो है मरीम नवाज साहबा, वो ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम पे, उनको हुनरमंद बनाने में बड़ा वो फोकस कर रही हैं, तो आपकी कोई मुलाकात हुई हो या कोई इरादा हो मुलाकात करने का आपका? नहीं सर, मैंने अपील तो की थी, तो दी भी थी दरखास्तें। अच्छा। कि ये जो आप लोगों को फंड देती हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह के काम करे कि सारी ज़िंदगी उनके लिए ये रोज़गार बन जाए, हुनरमंद बनाए उनको। एक दफ़ा फंड बढ़िया दिया माश क्या? पैदा हाँ हो। बिल्कुल, मैंने उनसे ये अपील की थी मरीम नवाज से कि मुझे बाइक दी जाए, मुझे सपोर्ट किया जाए, तो मैं अपने इलाके की लड़कियों को भी जो नहीं जा सकती स्कूल, या कोई छोड़ने वाला नहीं, ले जाने वाला नहीं, उनके लिए मैं कोई अच्छे काम करके ना बड़ी उनको भी। अच्छी काविश है, बड़ी मुस्बत काविश है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसी जो बच्चियां हैं जो मशले राह हैं हमारी यूथ के लिए भी, और वो मांगने पे फोकस नहीं कर रही हैं, अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं कर रही, बल्कि उनको सिखा भी रही हैं, और हुकूमत से भी ये चाहती हैं कि इनको सपोर्ट किया जाए। प्लान्स क्या हैं, किस तरह से इस काम को मज़ीद बढ़ाना चाह रही हैं? क्या ये मुमकिन है कि किसी इदारे में तब्दील कर दिया जाए आपकी इस कोशिश को? जी जी बिल्कुल, जिस तरह उन्हें ईजी, लेकिन मेरे ये है कि मेरे इलाके में ये था, बेहतर था कि कोई सेंटर हो जाए, कचहरी मेरे पास है, वहाँ से लर्नर अपना बनाएं, लर्नर बना के मेरे पास आएँ। वो बच्चियाँ जो दूर नहीं जा सकती, ज़ाहिर दूर जाने की वजह से तो वो बाइक नहीं सीख पाती, अपने इलाके में छोटा सा सेंटर बना दें, बाइक दे दें, वहाँ पर आके बच्चियाँ ईजी होकर मेरे से वो बाइक सीख सके, उन्हें पता हो कि सेंटर है, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी तक आपके पास कोई सेंटर नहीं है? नहीं सेंटर आपने बताया कि 3 से 4 बच्चियाँ हैं जो अपनी अपनी मोटरसाइकिलों या बाइक्स के साथ इस काम में आपके साथ शामिल। जी जी, वो कितना इसको बढ़ाया जा सकता है, कितनी बाइक्स की ज़रूरत है, या हुकूमत पंजाब से कोई अपील अगर आप करना चाहें? यही है कि मुझे 4-5 बाइकें दी जाएं, थोड़ी सी जगह दीजिए, उन्हें पता, क्योंकि जब बाहर रोड पे चलाती हैं उनके माइंड ज़रा थोड़े से ना होते हैं कि वे सब देख रहे हैं, घबराहट होती है, तो एक चला के बाहर आना और बात होती है, ऐसे उनके जहन में, माइंड में डर होता है कि मैं गिर ना जाऊँ, मुझे लोग देख रहे हैं। वो 4 दीवारी के अंदर एक गेट लगा के अगर वो अंदर होंगे, उन्हें पता होगा हमें यहाँ पे कोई नहीं देख रहा। अगर वो बहन भाई से भी सीखते थे, एक भाई तो नहीं ना उन्हें सिखा सकता पीछे बिठा के, या थोड़ी सी उन्हें होती है एक बहन भाई में थोड़ा सा, इसलिए वो मुझे कॉल करती है कि आप हमें भी सिखा दे, हमारी भी मजबूरियाँ, हम काली चली जाएं, हमें कोई छोड़ने वाला नहीं। बाकी बहुत सारे बच्चियाँ जो सीखना चाहती हैं, लेकिन दूर की वजह से, कहीं जाने की वजह से ना, जब उनके पास ये बाइक नहीं है या जगह नहीं है, तो वो नहीं सीख पा रही। अच्छा, ये जो आपका मैं गेटअप देख रहा हूँ माशाल्लाह, वो भी लाहौरी जो लड़के होते हैं ना, बॉयज़ होते हैं, उनके वाला गेटअप है, तो ये रिक्वायरमेंट है हालात को देखते हुए ये हुलिया बदला, या शुरू से ही ये स्टाइल था आपका? नहीं, ये मैं छोटे होती थी, शायद मुझे शुरू से मेरे अंदर फीलिंग थी कि मैं अपनी अम्मी का बेटा हूँ। हाँ। तो मैंने कुछ करना है अपनी वालदा के लिए, क्योंकि अनफिट थी ना, वाले तो मेरे छोटे होते फोत हो गए, तो वालदा मेरी ज़रा ना 10 साल हुआ है, तो वो अनफिट रहती थी, तो मैं उनके लिए यही कहती, वो मुझे जब कहती थी ना मेरा बेटा है ये, मेरा बेटा है, तो वो फीलिंग ना मेरे अंदर ही शुरू से थी, तो मेरी वालदा ने मुझे ना शुरू से यही कपड़े पहनाने शुरू किए। अच्छा, अच्छा, अगर रब्ता करना हो, बच्चियाँ जो सीखना चाहें या ट्रेनिंग लेना चाहें, कितनी फ़ीस है, कहाँ पर रब्ता करें आपसे? वो मेरा नंबर है एक, तो फीस कोई ज़्यादा नहीं होगी, तो यही होगा कि जो बस तेल के पैसे है जो ना। ऐप का नाम आप एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को बता दें, ताकि वो बच्चियाँ आपसे रब्ता कर लें उस ऐप के ज़रिए। मेरे दोस्त, उससे आपके साथ रब्ता भी हो सकता है। जी जी, और अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप उनको गाइड भी करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर इंशाल्लाह। तो ये है कि उतने पैसे होंगे जितने वो मुनासिब हो, काबिल बर्दाश्त। बहुत शुक्रिया। कुलसूम हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थी, और यकीनी तौर पे हुकूमत को भी ऐसी ख़वातीन को, ऐसी बच्चियों को सपोर्ट करना चाहिए इस काम को बढ़ाने के लिए, जो कि अपनी मदद आपके तहत अपनी का भी ज़रिया बनी है, और बच्चियों को भी इस काम में, इस काविश में उन्होंने शामिल कर लिया है। नाज़रीन, स्पोर्ट्स पे बात करेंगे, कुछ बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, और क्या वाकई में ये सियासत हो रही है खेल में, या फिर वाकई इसकी ज़रूरत थी, ये जो इस्तीफ़ा सामने आया, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
हाजी वेलकम बैक। और खेल के मैदान में एक दिन में बहुत सी खबरें आ गई हैं। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया है और कौमी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया पर जेसन गिलेस्पी कहा जा रहा है कि जी कोच के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसी तरह से PCB से इख्तिलाफ़ात के बाद गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया था। मामला है क्या और क्या होने जा रहा है? जो तब्दीलियाँ की गई हैं सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर भी बड़े एतराज़ात हो रहे हैं। लेकिन क्या रिज़ल्ट जो हैं वो हमारे हक़ में आएंगे? क्योंकि टेस्ट की कामयाबी के बाद अब उम्मीदें बहुत ज़्यादा बन गई हैं, क्योंकि जो हमारे शायकीन थे वो बहुत नाउम्मीद थे, लेकिन अब उम्मीद बंधी थी। लेकिन सवालात अब भी बहुत से मौजूद हैं। इनका जवाब लेने के लिए चौधरी अशरफ साहब नुमाइंदा स्पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे चौधरी साहब पार्किंग में। शुक्रिया। ये जो तब्दीली आई है अचानक, कितना बड़ा इस्तीफ़ा आ गया एक बड़े इवेंट पे जाने से पहले, क्या कोई सियासत है या फिर कुछ उनकी बात मानी नहीं जा रही थी? असल मुद्दा क्या है? क्योंकि एक इमेज बन जाता है ना, तो फिर कोई बड़ा कोच आने से घबराएगा पाकिस्तान में? वो कहेंगे ये तो अपने वादों का पास ही नहीं करते। जुनैद, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम गोरा कोच लाते हैं ना, वो जब पाकिस्तान में आके कोचिंग के लिए या कोई अच्छी जगह पर आता है तो वो कहता है तमाम इख्तियारात मेरे पास। ठीक है, तो वो इख्तियारात की जंग थी यहाँ पर भी, क्योंकि जब इसको गैरी क्रिस्टन को लगाया चैम्पियंस कप के दौरान, इसको ड्यूटी दी गई कि ये खिलाड़ियों को वनडे टूर्नामेंट से वहाँ पर नए टैलेंट को तलाश करे, तो इसने एक फहरिस्त बना रखी थी। तो उसी दौरान जब आकब जावेद की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एंट्री हुई तो आकब जावेद ने भी चेयरमैन PCB से तमाम इख्तियारात मांगे। ये दोनों एक पेज पे नहीं थे, आकिब जावेद और गैरी क्रिस्टन दोनों एक पेज पे नहीं थे, क्योंकि जब आकब जावेद आए तो गैरी क्रिस्टन जा चुके थे वापस जनूबी अफ्रीका। ठीक है, और वहाँ से क्रिकेट बोर्ड के साथ ऑनलाइन या ज़ूम पे राब्ते में ज़रूर थे। कोचिंग यानी कि ऑनलाइन चल रही थी और पाकिस्तान के PCB को ये चाहिए था या वो रिक्वायरमेंट थी उनकी कि आप हमें ज़्यादा वक्त दीजिए, जो उनकी एग्रीमेंट में नहीं होगा। जुनैद, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखें, जैसे जेसन गिलेस्पी, ये पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट मैच ख़त्म हुआ, जेसन गिलेस्पी वापस ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, उनको इधर रहना चाहिए था ना। थोड़ी देर रहते, ये रिपोर्ट तैयार करते कि इस सीरीज़ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी तरह जो अपना गैरी क्रिस्टन थे वो भी वापस चले गए। लेकिन इसमें तो फिर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी PCB की भी है कि जो आपने एग्रीमेंट किया है वो भी तो उस वक्त कुछ सोचना चाहिए था ना, कि जो आप टर्म एंड कंडीशन तय कर रहे हैं। तो उस एग्रीमेंट के तहत आपने T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में आप कोच थे, हेड कोच थे, तो आपने वहाँ पे क्या दिया पाकिस्तान को? आप पाकिस्तान की बदतरीन वहाँ पर शिकस्त हुई। ठीक है, उसके बाद फिर देखें आपकी कारकर्दगी का ग्राफ तो उसी वक्त देखा जाएगा ना जब टीम कामयाबी की। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि आकिब जावेद शायद हेड कोच के ओहदा संभाल लें, क्या ये मुमकिन दिखाई दे रहा है? देखिए, ये फौरी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया में ही है और ऑस्ट्रेलिया में वो वाइट बॉल के जो 3 वनडे और 3 T20 मैच है, दोनों की वो कोचिंग करेंगे, तो उनको इजाफी जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने कबूल भी कर ली और अभी तक वही हैं। और आकिब जावेद के मतलब यही कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि वो बतौर कोच काम ना करें, वो बतौर पीछे नया स्टाफ, नया चीज़ें ला के, जिस तरह वो लाहौर कलंदर में डायरेक्टर ऑपरेशन थे ना, तो यहाँ पर भी डायरेक्टर ऑपरेशन करके काम को पाकिस्तान को नया टैलेंट सामने ला के दें। और जहाँ तक रही बात गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे की, तो वो बहुत ज़्यादा मुदाखलत थी आकिब जावेद की। आकिब जावेद को इख्तियारात इतने ज़्यादा दे दिए गए कि जो फाइनल 11 भी है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर सिलेक्शन कमेटी फाइनल 11 सेलेक्ट करेगी तो फिर कोच क्या करेगा? कोच का क्या काम है? अच्छा, इसमें कितनी सदाकत है चौधरी साहब के? गैरी क्रिस्टन चाह रहे थे कि फ़खर ज़मान को भी टीम का हिस्सा होना चाहिए, बाबर आजम को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में खिलाना चाहिए ताकि अपनी फॉर्म बहाल कर सकें, और उनकी और भी कुछ कंडीशंस थी जो नहीं मानी गई, जिस पर उन्हें एतराज़ था। जुनैद, मैंने जैसे शुरू से कहता हूँ ना, मेरा एक ही जुमला होता है, जो गोरा कोच होता है ना, वो चाहता है कि मुझे सक्सेस मिले, तो वो सक्सेस लेने के लिए वो सीनियर खिलाड़ियों रिजल्ट्स के कैसे सक्सेस मिलेगी? नहीं, वो सीनियर खिलाड़ियों को अपने साथ रखना चाहता है कि सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो जूनियर खिलाड़ियों को मौका देता, वो नहीं चलते, नहीं फ्लॉप होते हैं, तो उसका मतलब है कोच फ्लॉप है, हेड कोच फ्लॉप है, टीम मैनेजमेंट फ्लॉप है। तो ये वजह है। कितने साल तो हमने देख लिया, कितने मैचेस में हमने, कितनी सीरीज में, गोरों के अंदर भी एक बहुत बड़ा खौफ जो होता है ना, हमारी नाकामी कहीं, हमारी नाकामी जो है ना, फिर क्योंकि उनकी नाकामी होती है ना, क्योंकि ये IPL में बहुत बड़ी सैलरी पे वहाँ पे काम करते थे,
वहाँ से हमने इनको पाकिस्तान में लिया और पाकिस्तान में ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं, ना नया टैलेंट सामने ला सके हैं। टैलेंट लाने के लिए जो चैंपियंस कप कहा था, चैंपियंस कप में इन्होंने जिन खिलाड़ियों को मुंतखब किया था, सिलेक्शन कमेटी ने उनको रद्द कर दिया। इसका ये मतलब कि आपकी सिलेक्शन दुरुस्त नहीं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में चौधरी साहब बड़ा एतराज़ हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जी जो की प्लेयर्स थे, ये हमारे स्पिनर्स थे, उनको उस तरह से शामिल नहीं किया गया वाइट बॉल के इवेंट में। अभी जो 2 बड़े इवेंट जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे जाना है, ख़ास तौर पे 2 प्लेयर्स जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, साजिद और नोमान। तो इनको भी किसी को मशरूत कर दिया गया, किसी को सी कैटेगरी में रखा गया। क्या ये डिज़र्व करते थे इस तरह का रवैया? जी बिल्कुल। नुमान ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं पाकिस्तान की जानब से खेलते हैं। अगर साल में ये टेस्ट मैच खेलते हैं, साल में जो 3 से 4 टेस्ट मैच होते हैं, तो उन 3-4 टेस्ट मैचेस की कारकर्दगी पर हम उनको अपग्रेड या A-B कैटेगरी नहीं दे सकते। तो वो लाजमी बात है, अगर 3 से 4 टेस्ट साल में आपने खेलने तो आपको C-D कैटेगरी मिलेगी। या तो आप बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच चारों के 5 जो साल में खेले जाते हैं उसमें आपकी 10-10 विकेटें हों। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी इतनी विकेटें हैं, इससे पहले माजी में नहीं इतनी विकेटें आई, तो जिसकी वजह से कारकर्दगी को सारा देखना होता है। इसके साथ साथ इनको जो कैटेगरी नीचे रखी गई है, इनके फिटनेस के भी इशू थे। इनके फिटनेस टेस्ट हुए, फिटनेस टेस्ट में वो इशू तो बहुत अरसे से चले आ रहे थे, लेकिन उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया ना चौधरी साहब। अगर 40 में से 39 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट कर दिया है फिटनेस ना होने के बाद भी, तो फिर उनको मौका तो मिलना चाहिए। और देखिए जी, आपने एक SOPs तय कर लिए हैं। उन SOPs के तहत आपको किसी भी खिलाड़ी की फिटनेस का एक म्यार मुकर्रर कर दिया है कि यहाँ पे होगा तो हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। बाबर आजम को अभी भी A कैटेगरी में रखा गया है और उनकी फिटनेस है या नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म तो नहीं कर पा रहे, इसके बावजूद उन्होंने A कैटेगरी में रखे जाना। आपको इसकी एक और शिक भी है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, जो जिस प्लेयर ने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को लीड किया हो, वो किसी सूरत भी वो नीचे नहीं आ सकता, वो ऊपर जाके उसको A कैटेगरी ही दी जाएगी। ये भी एक शिक है। तो उसी शिक के तहत फखर जमान के ऊपर बड़ी बात हो रही है। हमारे प्रोड्यूसर साहब भी डाई हार्ट फैन है फखर जमान की, और वो चाह रहे हैं कि आप इस पर रोशनी डालें कि उन्हें क्यों निकाला गया। क्या वो भी मैच विनिंग खिलाड़ियों में से नहीं थे? देखिए जी, उसका तो चेयरमैन PCB ने खुद साफ जवाब दे दिया। एक उनका फिटनेस इशू, दूसरा डिसिप्लिन इशू था। वो जो ट्वीट्स थी वो मेरे ख्याल में आड़े आ गए। डिसिप्लिन वही था जो उन्होंने ट्वीट किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले को निगेट किया और बाबर आजम के हक में वो ट्वीट किया, और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का सामना करना पड़ा। डिसिप्लिन इनके ही सेंटर को खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो फिर तो जो ये लगता है कि अभी भी मामला रुकेगा नहीं, उनको टीम से निकाले जाने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है अभी भी? नहीं, अभी मैं आपको एडवांस खबर दे देता हूँ कि जो फ़खर जमान है उनको डोमेस्टिक का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। और डोमेस्टिक में वो परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा। इंटरनेशनल मैचेस में नेशनल का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मगर डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिया, ऑफर कर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। अब वो उसको कबूल करते हैं या नहीं करते, क्योंकि फ़खर जमान की भी अब जो ऑलमोस्ट क्रिकेट है ना, वो आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। अगले 1-2 साल ही उनके पास क्रिकेट में है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके पास बैकअप में वो टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है। आपने जब साइम अयूब को खिला रहे, अब्दुल्ला शफीक को ओपन पे खिला रहे, तो आप कहाँ पे फ़खर जमान को सेट करेंगे? फ़खर जमान स्पेशलिस्ट है, ओपनर है। अच्छा। तो आप उसको कितनी देर तक 1 डाउन 2 डाउन या 3 डाउन? अच्छा, टीम की सिलेक्शन आपके हिसाब से बैलेंस्ड है? ऑस्ट्रेलिया को उनकी सरजमीन पे जाके हराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए, हो पाएगा? मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मसला कहाँ पे लग रहा है वहाँ पे? क्योंकि हमारे प्लेयर्स अभी जो खेल के जा रहे हैं ना, ये हमारी जो पिचें थी उस पर लो बाउंस पे ये खेलते हैं। तो जब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, इनको बाउंस कंडीशंस चेंज हैं, तो वहाँ पे कंडीशन इतनी ज़्यादा चेंज होंगी। एक तो बॉल फास्ट आएगा, ये खेले हैं 125, 30, 35 को, वहाँ पर इनको तो बॉल नजर नहीं आनी। हाँ, वहाँ पर बॉल इनको मिलना है 140 और 150। तो ये फ़र्क होगा। जब ये फ़र्क होगा तो फिर आपकी कारकर्दगी और आपका बैट और बॉल का जो तालमेल है ना, वो आपको देखने को। साहब, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है या जो ट्रेनर्स हैं, जो कोचेस हैं, उनको क्यों नहीं पता चल रहा है? सर, सबको पता है, इस पे काम क्यों नहीं हो रहा? सबको पता है। जब रमीज़ राजा आए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से इन पिचों को बेहतर म्यार बनाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करने के लिए उन्होंने कहा हम ऐसी विकेटें तैयार करेंगे। वहाँ से मिट्टी मंगवाई गई, लेकिन कहाँ विकेटें वो तैयार ही नहीं हुई।
क्योंकि हमारे पास चलें उम्मीद करते हैं कि ये जो तब्दीलियां हैं इससे कोई बेहतर रिजल्ट सामने आ पाएँ, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आमद है 2025 के आगाज़ में, उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं और तज़ीन और आराइश का काम भी चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, जिम्बाब्वे का दौरा है। उम्मीद करते हैं कि जो उखाड़ पे झाड़ हुई है इसका कुछ अच्छा नतीजा सामने निकल कर आ सके। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात हो जाए उन तजुर्बात की जो कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं कि क्या चाँद पर जो इंसानियत का वजूद है वो मुमकिन है। तो चीन ने चाँद पर ईंटों को खला में भेजने का प्रोग्राम बनाया है, जिससे मुतल्लिक तहकीकी बेस तामीर की जाएगी, और गैर मुल्की मीडिया का ये कहना है कि चीनी साइंसदान चाँद की मिट्टी से बतौर नमूना बनाई गई ईंटें खला में भेजने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह तजुर्बा करना है कि आया इन ईंटों को चाँद पर खलाई बेस की तामीर में इस्तेमाल किया भी जा सकता है या नहीं। और ये भी बताया गया इन रिपोर्ट्स में कि खला के माहौल में रखी गई इन ईंटों के जायज़े के बाद ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इंतहाई माहौलियाती शराइत में ये ईंटें किस कदर पायदार साबित होती हैं, और क्या इससे घर भी बनाए जा सकते हैं वहाँ पे। प्लान के मुताबिक ये ईंटें अगले महीने ताइंजो 8 कार्गो खलाई गाड़ी के ज़रिए त्यांजो खलाई स्टेशन भेजी जाएंगी, जहाँ से चीनी साइंसदान इजादात और वसाइल की तलाश के लिए सन 2035 तक चाँद के जनूबी कुतुब के करीब कहा जा रहा है कि बैनुल-अक़वामी लूनर तहकीकी स्टेशन तामीर करने का इरादा रखता है। इस 3 साला तजुर्बे में साइंसदान ईंटों पर रेडिएशन और मुख्तलिफ दर्जा हरारत के असरात का जायज़ा लेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन देख लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी फॉलिज के आलमी दिन पर किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इस पर तफसीली बात करते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो जाए कुछ फॉलिज के आलमी दिन के हवाले से। आज आगाही का दिन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फॉलिज के जो मर्ज़ है इससे आगाही के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बुनियादी तौर पे इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो है कि आवाम में इस मर्ज़ से बचाव के लिए शऊर को बेदार किया जा सके। फॉलिज की बुनियादी वजह ब्लड प्रेशर है, जिसकी कमी या फिर ज़्यादती हो जाए तो दिमाग को मिलने वाली जो खून की फरामी है इसमें तातुल आ जाता है, और दिमागी शरियान फटने से खून इसमें रिसने लगता है। तो फॉलिज का हमला हो जाता है उस शख्स पे जिस पे ये हमला होता है, और दिमाग का कुछ हिस्से को ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासर होती है, और खून की फरामी बंद होने के बायस फिर मरना भी इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो शॉक्स हैं, उसमें शामिल है। इसके नतीजे में या तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, या फिर उसका आधा या पूरा जिस्म जो है वो मफलूज हो जाता है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। डॉक्टर साहब, आगाज़ में ये जानना चाहेंगे कि कितनी ख़तरनाक बीमारी हो सकती है फॉलिज, और फिर आते हैं इससे बचा कैसे जा सकता है, और इसके इलाज पर बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। अनगिनत दरूद हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। स्ट्रोक या फालिज जिसकी आगाही का दिन आज 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, एक अचानक से हो जाने वाली दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग की शरेयान या तो बंद हो जाती है और उसमें क्लॉट आ जाता है, या दिमाग की शरेयान फट जाती है और उससे खून रिसना शुरू हो जाता है। फालिज स्ट्रोक या फाजिल की वो किस्म जिसमें दिमाग की शरेयान बंद हो जाती है और उसमें क्लॉट आ जाता है, खून का लोथड़ा फंस जाता है और दिमाग को खून की फराहमी रुक जाती है, वो अमूमी तौर पर 85% लोगों में होती है। 85% लोगों में ये किस्म होती है। अच्छा। और फालिज की वो किस्म जिसमें दिमाग की शरेयान फट जाती है और उससे खून रिसना शुरू हो जाता है, वो तकरीबन 15% लोगों में होती है। और वो 15% लोग कौन होते हैं डॉक्टर साहब, जरा इस पे भी रोशनी डालिएगा। जी, वो 15% लोग कौन होते हैं, जरा इस पे भी रोशनी डालिएगा। क्या वो बुजुर्ग होंगे या किसी और बीमारी का शिकार होंगे? जी मैं अर्ज करता हूँ। पूरी दुनिया में 16 मिलियन लोग फालिज का शिकार हर साल होते हैं। उनमें 6 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है, यानी वो मौत के घाट स्ट्रोक की वजह से उतर जाते हैं, और 6 मिलियन लोग परमानेंट माजूर हो जाते हैं। हर 2 सेकंड के बाद एक स्ट्रोक का मरीज रिपोर्ट होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और हर 6 सेकंड के बाद एक स्ट्रोक के मरीज की डेथ हो जाती है। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में
हर साल 2,75,000 पेशेंट नए स्ट्रोक के रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत बड़ी अगर तादाद है मैं डॉक्टर पंजाब की साहब, बात ये आप बिल्कुल और ठीक कह रहे हैं कि ये बड़ा ही 250 per 100,000 मूजी मर्ज है। patient की अब थोड़ा सा रिपोर्ट आ जाएं उन अलामात पे कि जिससे और उन रीजंस पे जिसकी वजह से ये मर्ज हो सकता है। जी, ये अमूमी तौर पर कहा जाता है कि ये ओल्ड एज की बीमारी है, यानी 50-60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को होती है, लेकिन ये किसी भी शख्स को जिंदगी के किसी भी हिस्से में मुतासिर कर सकती है। ठीक है। पहली चीज, एज कोई बार नहीं है। सो जो ये कंसीडर किया जाता था कि ये सिर्फ ओल्ड एज की बीमारी है, ऐसा नहीं है। ये किसी भी शख्स को जिंदगी के किसी भी हिस्से में मुतासिर कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, मेल्स में मोर कॉमन है एज कंपेयर टू फीमेल्स, यानी मर्दों में इसकी शरह ज्यादा है, लेकिन खवातीन में भी शुगर की शरह बढ़ गई, ब्लड प्रेशर की शरह बढ़ गई, स्मोकिंग की शरह बढ़ गई, तो उनका रिस्क भी मर्दों के हम पल्ला हो गया। ठीक है। अब ये तो वो दो चीजें हैं, एज और जेंडर, जो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इख्तियार में हैं। जैसे अगर आपको शुगर का मसला है और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, अगर आपको बुलंद फशारे खून का प्रॉब्लम है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई दिल का मर्ज लाहक है और आपके दिल के पट्टे कमजोर हैं, या दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, या खुदा ना खास्ता आपको हार्ट अटैक हुआ है, या दिल का कोई और मर्ज लाहक फॉलेज है, होने के इम्कान कोई ज्यादा वेल्स होंगे। का अच्छा जैसे डॉक्टर प्रॉब्लम साहब, थोड़ा होता सा है, इसको वेल्स एलैबोरेट कर की, देते हैं तो आपको आम लोगों के जिसे डॉक्टर साहब का रिस्क बहुत ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि जैसे शुगर होगा, जिसे दिल का कोई आर्जा लाहक है, जिसका ब्लड प्रेशर का मसला है, उसके अंदर चांसेस ज़्यादा होंगे इस मर्ज के होने के, तो उन लोगों को क्या ख़ास एहतियात करनी होगी फिर कि उन्हें फॉलेज ना हो जाए? जी, ये तो वो टारगेट लोग हैं। मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। और आपको बहुत खुशी होगी ये सुन के कि इतने बड़े डाटा के साथ ये 90% लोगों में स्ट्रोक प्रिवेंटेबल है, यानी काबिले बचाव है। ठीक। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप ड्रिंकिंग करते हैं, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी सहल पसंद जिंदगी आपकी ज्यादा है, ऑफिस वर्क ज्यादा है, आपका मैनुअल वर्क या हाथ से करने वाला काम जो है वो कम है, तो आपको आम आदमी की निस्बत रिस्क स्ट्रोक का बहुत ज्यादा है, आम आदमी की निस्बत बहुत ज्यादा है। अब सवाल आपने ये किया कि जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये दिल का मर्ज लाहक है, या वो अगर स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं या सेल्फ एहतियात क्या करें, गुजारते हैं, तो क्या ऐसा करें कि जिसके साथ इनका स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाए। ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो आप शुगर की अद्वियात बाकायदगी से इस्तेमाल करें, शुगर को वेल कंट्रोल रखें, टाइट कंट्रोल रखें शुगर का। बुलंद फशारे खून का, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कंट्रोल रखें, अपनी अद्वियात बाकायदगी से खाएं, दिल की अद्वियात बाकायदगी से खाएं, और अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ राब्ते में रहें। अपनी डाइट में जो है सब्जियों का इस्तेमाल, सैलड्स का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, डेली वॉक करें, सिगरेट छोड़ दें, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल छोड़ दें। तो खातिर जमा रखिए कि आपको 90% केसेस में आपका ये स्ट्रोक प्रिवेंटेबल है, यानी आप अपने फालिज का रिस्क बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर साहब जरा आ जाइए इलाज की तरफ, ये बात मुकम्मल करके। जी, इलाज ये है, मैं पहले अलामात बता दूं फिर मैं आपको इलाज बताता हूं। अगर खुदा ना खास्ता अचानक से आपका चेहरा एक तरफ मुड़ जाए, खुदा ना खास्ता आपको बोलने में दुश्वारी हो, खुदा ना खास्ता अचानक से आपको एक बाजू या एक टांग उठाने में दिक्कत हो, अचानक से आपका बैलेंस तवाज़न बरकरार रखने में आपको मुश्किल हो, या अचानक से आपकी एक आंख की बिनाई चली जाए, तो ये 5 सिम्टम है जिसके लिए आपने फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी, या जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी, पिंस की इमरजेंसी, या म्यो हॉस्पिटल की इमरजेंसी, या गंगाराम की हॉस्पिटल की इमरजेंसी आपने तशरीफ लाना है। इसके लिए एक क्लॉट बस्टर दवाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, तकरीबन 2 लाख के अराउंड उसका एक्सपेंस है। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वहां कोई खास इंजेक्शन है डॉक्टर साहब जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी, मैंने कहा अगर आपको इन सिम्टम्स, ये 5 सिम्टम के होने के 3 से 4.5 घंटे के अंदर आप इन हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी, सर्विसेज हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, पिंस और जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज है और म्यो हॉस्पिटल की इमरजेंसी आ जाते हैं।
तो ये क्लॉट बस्टर दवाई आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, ये आप लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर में सारे हॉस्पिटल्स, बिल्कुल ठीक। पूरे पंजाब में 12 सेंटर्स में ये इन अद्वियात को, ये जो क्लॉट बस्टर दवाई है जो कि कॉस्टली दवाई है और तकरीबन 2 लाख के करीब इसकी प्राइस है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वहां मुहैया किया है। दुरुस्त। सो अगर पेशेंट जो है वो 3 से 4.5 घंटे के उसमें ड्यूरेशन में वहां पहुंच जाता है तो वो दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट उसे वहां अवेलेबल है। इसके नतीजे में क्या होगा कि फालिज से होने वाली माजूरी से भी बचा जा सकता है और फालिज से होने वाली अमवात से भी बचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम साहब मौजूद थे। और बर वक्त इलाज जो है इस मूसी मर्ज से, इस जानलेवा मर्ज से आपको निजात दिला सकता है। और अपनी डाइट को अच्छा रखिए, वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, ताकि आप इस तरह के जो अमराज हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे बच सकें और अपने प्यारों को भी ये लाइफस्टाइल अपनाने का कहिए ताकि आप मज़ीद बीमारियों से भी महफूज रह सकें। एक ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो जाए एयरपोर्ट्स पर जाने के एक्सपीरियंस की, तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पर जाना कोई अच्छा तजुर्बा होता नहीं है, मगर एयरपोर्ट्स ऐसे होते हैं जो देखने वालों को दंग कर देते हैं। और दुनिया भर में ऐसे मुताबिक एयरपोर्ट्स मौजूद हैं जिनका तर्ज़ तामीरात, फ़न सकाफ़त, ख़रीदारी के मौक़े और ख़ुसूसी सहूलियात वगैरह के बायस वहाँ कुछ देर क़याम करना मुसाफिरों के लिए यादगार तजुर्बा हो सकता है। तो कुछ ऐसे ही एयरपोर्ट्स आपको भी दिखाते हैं। वैसे अगर इस तरह के एयरपोर्ट्स हों तो फिर आप मंजिल से ज़्यादा अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं, लेकिन हम हसरत भरी निगाहों से देख सकते हैं क्योंकि हमारे तो मसाइल ही और हैं। हमारे एयरपोर्ट्स की खूबसूरती की तरफ तो हम बाद में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फ़्लाइट टाइम पे पहुँच जाए हमारे लिए यही बड़ा टास्क होता है। तो हम भी उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स बारिशों में टपकना छोड़ दें या फिर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उस पर ही अमल कर लिया जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त एयरपोर्ट्स थे और ख़ूबसूरत एयरपोर्ट्स थे, यकीनी तौर पे काबिल तारीफ़ है इस तरह के फ़न तामीर को अमली जामा पहनाना। तो नाज़रीन ये थे आज के मौज़ूआत, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।